We are starting with revision of retirement. I am expecting absolute silence मेरे बच्चे. Do you have your registers before you? Registers are there in front of you. Okay. थोड़ा दूर बैठ जाएं अगर आप बात करने से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से. तो हमारे पास टॉपिक आता है रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. सबसे पहले सिंपल बात अगर हम करें, सो व्हाट डज रिटायरमेंट मीन. रिटायरमेंट का सिंपली मतलब है अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ना चाह रहा है, डिसकंटिन्यू करना चाह रहा है, एंड ही डज़ नॉट वांट टू बी अ पार्टनर एनी मोर, तो वो छोड़ के जा सकता है. ये किसने अलाउ किया है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ने अलाउ किया है कि ठीक है, यू कैन डू दैट. सो दैट सिचुएशन इज़ कॉल्ड व्हाट? रिटायरमेंट. अब बात ये आती है, रिटायरमेंट अलग अलग केसेस में हो सकता है. इफ़ देयर वाज एन अग्रीमेंट कि आई विल वर्क विथ यू फॉर 2 years, 2 साल पूरे हो गए, सो ही विल रिटायर. आई विल वर्क विथ यू फॉर 5 years, पूरा हो गया, सो ही विल रिटायर. आई विल डू दिस पर्टिकुलर वर्क, वो काम पूरा हो गया, ही विल रिटायर. सो काइंड ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप टाइप्स अगर आप समझो तो उस टाइप की बात निकल रही है. आफ्टर गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स, सब ठीक चल रहा था बट मे बी उसकी हेल्थ साथ नहीं दे रही, या सब ठीक चल रहा था लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द अदर पार्टनर्स बिहेवियर. उनके डिसीजन उसको सूटेबल नहीं लग रहे थे. उससे लग रहा था ये जो डिसीजन ले रहा है इससे बिज़नेस की कोई ग्रोथ नहीं होनी जानी. तो उसने कहा बेहतर है मैं यहाँ से हटूँ, इनकी पट रही है यही कंटिन्यू करे, मैं अपना कुछ और देखूँगा. कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है तो वो इन्फॉर्म करेगा. ऐसा नहीं कि बदतमीज़ियों की तरह कल से आना बंद कर दे, बोले मैं नहीं आ रहा, ऐसा नहीं चलेगा. क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर नोटिस देना पड़ेगा कि भाई ये बात है एंड आई एम प्लानिंग नॉट टू कंटिन्यू. तो जो भी कैलकुलेशन होने हैं वो अपन करके क्लोज करें बात को. सो दैट इज़ व्हाट रिटायरमेंट इज़. अब आपके पास यहाँ पे बहुत सारे एडजस्टमेंट्स आते हैं जिसमें पहला है कैलकुलेशन ऑफ NPSR. यहाँ का NPSR निकालना इज़ वेरी ईजी. देन एडमिशन में थोड़ा सा पेन होता है, ये कंपेरेटिवली ईजी है. गेनिंग रेशियो निकालना इज़ ऑलमोस्ट सेम लाइक सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना. रीवैल्यूएशन इज़ डिक्टो सेम. रिजर्व्स प्रॉफिट लॉसेस डिक्टो सेम. कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनता है. फुल फ्लेजेड क्वेश्चन उसी तरीके से होते हैं लेकिन एडजस्ट प्लस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाता है, बेसिक से कर रहे हैं स्टार्ट. लेट्स टॉक अबाउट NPSR इन द फर्स्ट प्लेस. बेटू थोड़ा कल मैं हर्षा से बात कर रही थी, मैंने कहा सुबह वाली क्लास में बच्चे कम होते हैं, तो कहती है मैम आपकी क्लास में तो कम से कम होते हैं. सो आई वॉज लाइक ओके, आई शुड बी ग्रेटफुल अबाउट इट देयर कि एटलीस्ट दे आर देयर. तो कहती है इसलिए आपकी क्लास. ओके फाइन. सो कमिंग हियर टू NPSR, हाउ मेनी केसेस आर देयर? 2 cases. केस 1, केस 2. सो व्हेन वी टॉक अबाउट केस नंबर 1, ध्यान आपका स्क्रीन पे गौर से पढ़ें. व्हेन पार्टनर रिटायर्स एंड इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड दैट विच पार्टनर विल टेक हिज शेयर. 3 पार्टनर्स थे, एक कोई पार्टनर जा रहा है. अब जब वो जाएगा तो उसका शेयर किसको मिलेगा वो क्वेश्चन में नहीं बताया. फिर से बोल रही हूँ, 3 पार्टनर थे, एक छोड़ के जा रहा है, तो उसका जो शेयर बचेगा वो कौन से पार्टनर को मिलेगा ऐसा क्वेश्चन में नहीं बताया. सो दैट्स द केस. एडमिशन में पहला केस क्या होता था, जो पार्टनर आ रहा है उसको शेयर कौन देगा ये नहीं बताया. यहाँ क्या है, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर किसको मिलेगा ये नहीं बताया. सो इन दिस केस हाउ वी सॉल्व, रेशियो है फॉर एग्जांपल 3:1 और B रिटायर कर रहा है, तो B का पोर्शन हो जाएगा कट और न्यू रेशियो बन जाएगा 3:1. और इस केस में गेनिंग रेशियो इज़ ऑल्सो 3:1. इस केस में गेनिंग रेशियो इज़ ऑल्सो 3:1. दिस इज़ टू बी रिमेंबर्ड. ओके. उसके बाद आता है अगला केस, when a partner retires and it is specified that which partner will get his share. पढ़िए हेडिंग वापस. कोई पार्टनर जा रहा है और उसका शेयर किसको मिलेगा वो क्वेश्चन के अंदर स्पष्ट है. जैसे कि ABC पार्टनर हैं, उनका रेशो था 5:3. B जा रहे हैं तो B का शेयर बोलिए कितना था, 3/10 एंड हिज शेयर इज़ टेकन अप बाय A एंड C. तो उनका जो ये हिस्सा था 3/10 ये किस में बट रहा है, A में और C में, इन द रेशियो 2:1. इसका मतलब जो B छोड़ के गया उसके हिस्से का
जो पोर्शन है वो 2:1 में बट रहा है। 2:1 एज इन दुगना मिल रहा है ए को और 1 गुना मिल रहा है सी को। समझ आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि देयर वर लाइक 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर सिबलिंग। तो जो एल्डर मोस्ट है उसके पास बहुत सारे तीनों बहनें हैं सपोजिंग। सो द एल्डर मोस्ट हैड लॉट्स ऑफ ड्रेसेस एंड ज्वेलरी एंड एवरीथिंग एंड देन शी प्लान दैट आई फाइनली सेटलिंग समवेयर इन फॉरेन। तो बाहर तो सब नहीं ले जा सकते, तो अब ये छोड़ के जा रही। देन व्हाट शी डिड, जो बड़ी सेकंड वाली बहन है उसको उसने अपने ड्रेसेस के 2 टाइम्स दे दिए। फॉर एग्जाम्पल 30 ड्रेसेस थे तो 20 उसको दे दिए और छोटी वाली के इतने काम नहीं आएंगे तो 10 उसको दे दिए। तो इट्स लाइक हाउ इज़ द डिविजन डन, 2:1। सो ऐसे ये कोई पार्टनर जा रहा है, उसका शेयर कितना था 3/10। सो हाउ इज़ द डिविजन डन, इज इट इक्वली? नो। हु इज़ गेटिंग डबल ऑफ इट? A, and who's getting 1 time? C. So who's gaining more? A, and who's gaining less? C. So in this situation पैकिंग का ज़्यादा काम किससे करवाएगी? वो बीच वाली बहन से, और कम किससे कराएगी? तीसरी से। चलो तुम लगो। So just jokes apart, I think आपको रीज़न समझ आ गया what is gaining ratio, yes or no? ज़्यादा किसको मिल रहा है, कम किसको मिल रहा है, that ways। चलिए तो यहाँ एक बार कैलकुलेशन देखिए how it works। B का शेयर था 3/10, दैट्स गेटिंग डिवाइडेड बिटवीन ए एंड सी। किस रेशो में? 2:1। तो जो आपका ये 3/10 है बेटा, इसका 2/3 किसको मिल रहा है? ए को। और जो ये 3/10 था इसका 1/3 किसको मिल रहा है? सी को। तो यहाँ अपन ने सिंप्लीफाई किया तो 2/10 ए को मिल रहा है और सी को 1/10 मिल रहा है। तो ए का नया शेयर कितना होगा? ए के पास पहले से था 5/10 और मिल गया 2/10, तो कितना हो गया? 7/10। और इसी तरीके से सी का देखिए कितना था पहले से 2/10 और कितना मिल गया? 1/10, कितना हो गया? 3/10। सो व्हाट इज़ द रेशियो नाउ? 7:3। कुछ समझ आया आपको? आई ओपन वन मोर एग्जाम्पल ताकि आपको एक बार पढ़ के और अंदाज़ा हो जाए। देखें यहाँ स्क्रीन पे एग्जाम्पल। 3 पार्टनर्स हैं, 3-4-3 उनका रेशियो था। A retires, B and C in the ratio of what? किसको ज़्यादा मिल रहा है? C को। कम किसको मिल रहा है? B को। तो यहाँ किसका शेयर देखेंगे हम? A का। 3/10 को 2 में बांट देंगे, B में और C में। 3/10 का 1/3 किसे मिलेगा? B। और 3/10 का 2/3 किसको मिलेगा? C। सो अकॉर्डिंगली यहाँ कितना मिला? 1/10 और इन्हें क्या मिला? 2/10। तो देखें आप, पहले से B के पास कितना था? 4/10, मिल कितना गया? 1/10, कितना हो गया? 5/10। और C के पास कितना था? 3/10, मिल कितना गया? 2/10, कितना हो गया? 5/10। सो नाउ देयर रेशियो इज़ व्हाट? 5:5, दैट मीन्स 1:1। इज़ इट क्लियर? पक्का? चलो गुड। तो अगर मैं इस केस में कहूँ कि व्हाट इज़ द गेनिंग रेशियो, सो एक्चुअली द गेनिंग रेशियो इज़ नॉट टू बी कैलकुलेटेड, इट इज़ 1:2। व्हाट इज़ द गेनिंग रेशियो? 1:2। 1 गुना मिला B को, 2 गुना मिला C को, सो गेनिंग रेशियो इज़ 1:2। और पीछे वाले में अगर हम कहें सो व्हाट इज़ द गेनिंग रेशियो है? 2:1। 2 गुना मिला B को, 1 गुना मिला नहीं A और C जो भी थे। उससे पीछे वाले सिंपल केस में कहें तो क्या बोला मैंने? गेनिंग रेशियो कैसे निकालना है? जो गया वो कट, जो बचा वही न्यू है और वही गेनिंग है। सॉर्टेड एवरीबडी? ओके फाइन गुड। अब आगे जाते हैं और फॉर्मूले की बात करते हैं गेनिंग रेशियो के। सो द फॉर्मूला इज़ NPSR माइनस OPSR। अच्छा एक बात बताओ, गेन कब होता है? जब जो पहले था वो ज़्यादा हो या जो अब है वो ज़्यादा हो? अब ज़्यादा है और पहले क्या था? NPSR न्यू रेशियो माइनस पुराना रेशियो। और सैक्रिफाइसिंग में फॉर्मूला क्या है? OPSR माइनस NPSR। ठीक है, तो ये हो चुका अपना, इसमें कुछ खास है नहीं। रीवैल्यूएशन हमने कल डिस्कस कर लिया था, आपको परफेक्ट आता है। मैं बस आपसे फटाफट से जर्नल एंट्री पूछना चाह रही हूँ। अगर फर्नीचर की वैल्यू कम होती है, सोच के बताना, मेरी बात सुनो एक मिनट। गुड। कितना ही कोई प्रेशराइज करे, चाहे मैं चाहे कोई भी व्यक्ति, कि जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, तुम बिना सोचे नहीं बताओगे। एग्ज़ाम में कितना ही प्रेशर हो रहा हो, बिना सोचे नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके बाद पीछे आने का रास्ता नहीं बचता। बट अगर हम एक पल एक्स्ट्रा लेके सोच लें
तो फिर गलत नहीं होंगे हम। तो मैं कितने ही बोलूँ जल्दी बताओ एंट्री, यू विल नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग, दैट्स इंपॉर्टेंट। यू आर प्रॉमिसिंग मी दैट येस और नो, तो गलत एंट्री नहीं आनी है। अब मुझे बताइए आप ज़रा, बिल्डिंग टू रीवैल्यू, पक्का? अच्छा ये बताओ, रीवैल्यूएशन पे फाइनली प्रॉफिट हुआ है, पार्टनर्स में बांटना है, व्हाट इज़ द एंट्री? रीवैल्यूएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रेशियो कौन सा लगता है हमेशा? यस, ओके, गुड, परफेक्ट। तो ये पोर्शन में कुछ ज़्यादा खास है नहीं, कल हम देख चुके थे इसको। इसके बाद आता है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, इसमें भी सेम टू सेम वही बात है। लाइबिलिटी साइड क्या आते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड या लॉसेस? प्रॉफिट्स। लाइबिलिटी साइड क्या आते हैं? अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और एसेट में अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस। तो बताओ जनरल रिजर्व बांटना है, व्हाट इज दी जर्नल एंट्री? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड पार्टनर्स के न्यू पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स। तो जो छोड़ के जा रहे हैं उसे भी मिलेगा? हाँ कि ना? ना, हाँ ना, मिलेगा, क्योंकि पहले तो वो भी पार्टनर था। सो रिटायरमेंट के टाइम पुराने पार्टनर जो छोड़ के जा रहे हैं सबको मिलता है, सो इवन ही गेट्स हिज शेयर। से यस और नो? लॉस की एंट्री क्या होगी? पीएनएल का लॉस है, क्या एंट्री पास करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। तो आप पार्टनर्स कैपिटल डेबिट क्यों करते हो? कैपिटल कम हो जाएगा लॉस की वजह से। और टू पीएनएल क्यों करते हो? पीएनएल का कौन सा बैलेंस था लॉस के केस में? डेबिट। क्लोज करा क्रेडिट, तो अकाउंट क्या हो गया? क्लोज। परफेक्ट, गुड। आगे जाते हैं हम। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इज़ फाइन, यू नो दैट। फुल फ्लेजेड क्वेश्चंस आर फाइन, दैट्स ओके। यहाँ तक ठीक है कहानी। मुझे अब लेके जाना है आपको टू दी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का पोर्शन। चलिए, सो लेट्स कम टू दिस पार्ट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट का मैंने कल आपको मतलब तो बता दिया था, वो याद है आपको? क्या मतलब क्या है कैपिटल एडजस्टमेंट का? सारा जो कैपिटल है उसको हम किस में सेट कर रहे हैं? पीएसआर। किस में कर रहे हैं? पीएसआर। और बेटर कहें तो एनपीएसआर में। किस में सेट कर रहे हैं? एनपीएसआर। तो मानो किसी ने लगाया 5 लाख, किसी ने लगाया 8 लाख, और उनका रेशो 1:1 है, तो क्या ये इंसाफ है? तो या तो 5 वाला 8 बनाए या 8 वाला 5 बनाए, बट ये थोड़ी ना चलेगा कि दोनों को मिल रहा है बराबर और लगाएं अलग अलग, तो ये तो नाइंसाफ़ी की बात हो जाएगी। बस वही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ अपना बात, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, रीड इट केयरफुली बच्चे। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज गिवन, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम न्यू फर्म? न्यू फर्म का मतलब जो पार्टनर जा रहा है, वेरी गुड, आफ्टर रिटायरमेंट, वो जो छोड़ के जा रहा है उसके जाने के बाद कितना पैसा फर्म में एज अ कैपिटल लगा होना चाहिए, वो क्वेश्चन में दिया है। अब हमारा स्टेप्स क्या आएंगे? हमेशा जगत स्टेप है एडजस्टमेंट के केस में, पहले निकालना है एग्जिस्टिंग कैपिटल। क्या निकालना है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग निकालते आता है, कैसे निकालते हैं बोलो? क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, परफेक्ट। अब दूसरे दिया है, हम उसको किस में बांटेंगे? एनपीएसआर। किस में? एनपीएसआर। जब आप एनपीएसआर में उस टोटल कैपिटल को बांट दोगे तो हर एक पार्टनर का न्यू कैपिटल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? न्यू कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। तो आपके पास फर्स्ट स्टेप में क्या है? एग्जिस्टिंग, और सेकंड में क्या आ गया? न्यू। तो कंपेयर कर लोगे तो सरप्लस डेफिसिट आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? फिर से बताओ, सबसे पहले क्या निकालना है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग क्या बताता है? अभी कितना पैसा लगा है। कैसे निकालते हैं? पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट माइनस पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट। दूसरा स्टेप क्या करना है? फर्म का कैपिटल दिया है, हम उसको किस में बांट देंगे? एनपीएसआर। ओके, तो उससे क्या मिल जाएंगे आपको? न्यू कैपिटल। जब आप न्यू को और एग्जिस्टिंग को कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा? सरप्लस डेफिसिट। गॉट द पॉइंट? कभी तो वो कह देता है कि आप सरप्लस डेफिसिट को कैश में मैनेज कर दो, तो कैश कर लेंगे। कभी वो कह देगा करंट अकाउंट से कर दो, तो कैश की जगह एंट्री में करंट अकाउंट लिख देंगे। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है? तुम लोग तीनों खड़े हो, 1 2 3, और आप सब ध्यान देंगे। ये पार्टनर थे, ये छोड़ के जा रही हैं फर्म, इनका शेयर 3 लाख था, तो ये तो बैठ जाएँ। अब इन्होंने डिसाइड किया दोनों ने कि हमको अपना कैपिटल रखना है 12 लाख। तो ये क्वेश्चन में दिया होगा कि न्यू कैपिटल ऑफ द फर्म कितना है? 12 लाख, और इनका आपसी रेशो है 1:1। तो 12 लाख को आप किस में बांटोगे? 1:1। कितना आएगा? 6 लाख। तो इसका मतलब टेक्निकली इन दोनों का कैपिटल कितना होना चाहिए? 6 लाख।
अब इन्होंने कैलकुलेट किया इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल कि अभी कितना लगा है। तो आलिया का कैपिटल लगा है 5.5 लाख, ठीक है, और रानी का कैपिटल लगा है 6,20,000। तो अब आप ये समझें कि आलिया का कैपिटल होना कितना चाहिए, 6, लगा कितना है 5.5, तो यहाँ डेफिसिट है कितने का, 50,000। तो शी विल हैव टू ब्रिंग इन, पैसा लाना पड़ेगा। नाउ यू ऑल थिंक एंड टेल मी द जर्नल एंट्री दैट वी विल पास। बैंक बोलो तो बेटर है, व्हाट इज द एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट, से यस और नो, व्हाट अमाउंट विल कम, 50. बट अगर क्वेश्चन कह देता आप इसको रूट करिए थ्रू करंट अकाउंट, तो क्या करते हैं, आलियास करंट अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट, बोलो वापस, आलियास करंट अकाउंट डेबिट टू आलियास कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों क्रेडिट कर रहे हैं, कैपिटल बढ़ाना है, पैसे दे देती अभी तो बैंक डेबिट होता, जो अभी बैंक डेबिट नहीं हुआ तो करंट अकाउंट डेबिट हो गया। और थोड़ा सा और सोच लो, फर्म के लिए ये एक एसेट है, फर्म के लिए ये एक एसेट है, बिकॉज फर्म हैज़ टू टेक मनी फ्रॉम पार्टनर, तो फर्म के लिए क्या है, ये एक एसेट। सो वेयर विल दिस कम, बैलेंस शीट एसेट साइड, where will this come, बैलेंस शीट एसेट साइड। इज दैट क्लियर टू ऑल, ओके, यू सिट डाउन। अब आप रानी पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, 620 लगा है और होना था 6 लाख, सो इज इट अ केस ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, हाउ मच सरप्लस, 20,000, तो ये पैसा बिजनेस से लेके जाएगी। बोलिए एंट्री क्या होगी, रानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हाउ मच, 20, अग्रीड एवरीबडी। बट अगर क्वेश्चन के करंट अकाउंट से रूट करो, सो व्हाट इज द एंट्री, रानीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रानीज करंट अकाउंट 2020। थिंक अबाउट द इफेक्ट, डेबिट किया कैपिटल तो कैपिटल कितने से कम हो गया, 20, और जैसे ही टू रानीज करंट अकाउंट किया तो दिमाग लगाओ, हमें ये पैसा आज देना था बट आज हमने नहीं दिया, तो हमें ये पैसा पार्टनर को भविष्य में देना है। So what is increasing, liability, so that current account of 20,000 will come on liability side of balance sheet. हेलो, क्लियर, बैठिए, सबको क्लियर है क्या, आई होप यस, चलिए फाइन, हाउ मेनी आर क्लियर विथ इट, ओके, आर यू ऑल अवेक, पक्का, ओके, थैंक यू। ये हु इज दिस टुन, केस नंबर 2, वो क्या नाम है उस बच्चे का, तुम्हारा दोस्त, तो लक्ष्य का आज लक्ष्य प्राप्ति नहीं हुई, कहाँ है वो नहीं थी, वो तो काम दिया था ना मैंने उसे करने को। लक्ष्य भाई कल आते हैं, मुझसे मिलते हैं और कहते हैं मैम आप शेयर्स के टाइम जा रही हैं, तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा दुख हुआ मुझे सुन के, वैसे मैंने कहा मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, ऑनलाइन में भी बहुत अच्छा पढ़ाऊँगी। तो कहता है कि मैम आपके नॉर्मल लेक्चर देख लिए तो ही समझ नहीं आया। मैंने कहा है, नहीं बेइज्जती की बात नहीं, मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा भाई मेरे बाद बच्चे को नहीं बने तो मतलब बहुत बुरी बात। तो मैंने कहा सच में, तो कहता है हाँ मैम इससे पहले जो टीचर थे उनका भी देख लिया, उनका भी नहीं बना। मैंने कहा उसका मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन मेरे में नहीं, उससे भी पहले का लोगों का देख लिया तो भी नहीं बना। अरे मैंने कहा शेयर्स नहीं हो गया, क्या पता क्या हो गया। मैंने कहा चलो ठीक, मुझे बताओ कि तुमने शेयर्स में मेरा देखा कितना पोर्शन, सब देख लिया। अरे मैंने कहा सही बताओ कितना देखा। जब मैंने थोड़ा, जैसे मैं पूछती हूँ 2-3 बार घुमा घुमा के ताकि सच्चाई निकले, तो बोलता है 3 लेक्चर। मैंने कहा पक्का, हाँ। मैंने कहा नोट्स हैं, पक्का, हाँ। इनका नोट्स लेके आओ, लाइब्रेरी में रखे हैं। मैंने कहा ले आओ, मैं वेट कर रही हूँ। वो लिखा नहीं था, वो किसी और के नोट्स लिखे हुए थे, वो सुन आपका लिया था। इनका अच्छा। तो मैंने कहा अब एक काम करना, क्या 2 ही लेक्चर बस तुम कल याद से देख के आ जाना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैंने कहा 2, लेकिन मेरे नोट्स लिखे हो जो मैंने पढ़ा है। कहता अच्छा ठीक है, बस अब आप आज देखिए, लक्ष्य प्राप्ति हो गई। अब देखोगे तो बनेगा। मैं ये बड़ी बात नहीं कर रही कि मुझसे पढ़ के हो ही जाता है, बट वो सच्चाई है कि हो जाता है। मतलब आई डोंट वॉन्ट टू से दैट, आई नो मैं पढ़ाऊंगी तो मैथ्स भी बन जाता है, अकाउंट्स भी बन जाता है, मैंने ऐसे ढोरों को पढ़ाया है, लिटरली बता रही हूँ। व्हेन आई वॉज इन 12th आई गॉट अ स्टूडेंट, मतलब he is like almost my brother, so that's the bond that we share. He came in January to me, 10th standard once he failed, then next year 10th again he was in 10th, and he came like around January end, and he had his exam in March first week, and maths every time he used to get 2 number, 4 number, 5 number.
और मुझे जब उसको दे दिया गया, जैसे कि मैंने कोई विश करी हो कि ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए, आई वाज लाइक कि क्या ये मार्क्स ही नहीं है, प्लीज़ आप बस इसको करा दीजिए समहाउ. एंड व्हेन ही स्टडीड 1 month, February तो doesn't have 30 days even, and he had like around 78 marks in maths. And then he studied accounts both the years from me, and then he went to college. तो उसको प्रिंसिपल ने डायरेक्ट से क्वेश्चन किया, क्योंकि जिस बैकग्राउंड से वो आता है, फैमिली, वो कॉलेज वॉज नॉट रेडी टू गिव हिम एडमिशन कंसिडरिंग जो उसका लोकेलिटी जहाँ वो रहता है. तो जब उनसे क्वेश्चन किया गया एंड ही वॉज एबल टू आंसर वेल, द फादर ऑफ दैट कॉलेज वॉज लाइक ओके ठीक है वी गिव यू एडमिशन. एंड हिज फादर वॉज शॉक्ड, मेरा बच्चा ऐसा जवाब दे रहा है. सो नॉट बोस्टिंग माई सेल्फ, बट आई नो कि व्हेन आई टीच द चाइल्ड विल गेट इट, and therefore I am into teaching, that's the only purpose. But when somebody says शेयर्स आपका नहीं बना, अरे सुनो तो, पढ़ो तो, समय तो 1 घंटा दे दो, नहीं बने मैं बता रही हूँ, मेरे साथ बैठ जाना, फिर देखना लेक्चर, देखती हूँ तुमने किस तरीके से सुना. तो क्या पता कहाँ कह रहे हैं मैम दैट्स ट्रू, आई नो दैट, थैंक यू फॉर. तो लक्ष्य क्या पता कहाँ है, तबीयत सही हो जाए तो बात करिएगा मुझसे. केस नंबर 2 पे आइए आप लोग. सो केस नंबर 2 ध्यान से पढ़िए. व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ अ न्यू फर्म इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन. अभी तक हम क्या बात डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन में टोटल कैपिटल दिया होगा. टोटल कैपिटल समझते हैं आप, पार्टनर्स का मिला के कैपिटल. अब इन्होंने इस बार क्या कह दिया, टोटल कैपिटल नहीं दिया. मैंने आपको एक स्टेप कहा है, वो स्टेप थ्रू आउट चलेगा. व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग क्या बताता है, एग्जिस्टिंग बताता है कितना पैसा उनका अभी ऑलरेडी बिजनेस में लगा है. कैसे निकालते हैं आप, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल. किसका क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट माइनस पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट. अब क्वेश्चन के अंदर यही नहीं बताया कि फर्म का कैपिटल कितना होना है. तुम लोग तीनों 1 मिनट खड़े होना बेटू वापस, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे. ये जा रही हैं तो जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता, बैठ जाओ. अब ये 2 बचे, इनका एग्जिस्टिंग कैपिटल निकाला. आलिया का कितना आया था थोड़ी देर पहले, 5.5 लाख. रानी का 6.5 कर दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए. कितना, 6.5. ये क्या है, एग्जिस्टिंग. फर्म का टोटल कैपिटल कुछ भी प्लान्ड नहीं है, कुछ नहीं गिवन. क्या करेंगे, इनका 5.5 और इनका 6.5 दोनों को जोड़ देंगे. कितना हो गया, 12. सो कैपिटल ऑफ द फर्म इज़ 12. क्वेश्चन में दे दे बढ़िया, जो ना दे एग्जिस्टिंग को जोड़ दो. कितना हो गया, फटाफट बोलो, 12. सो 12 लाख अब इनका कैपिटल है. इसको बांट देना है NPSR. किस में बांट देना है, NPSR. तो इनका न्यू रेशियो है 1:1. तो 12 को तुमने बांटा 1:1 में, कितना आया, 6. तो अब ये बताओ आलिया का कैपिटल होना कितना चाहिए, 6 है, कितना, 5.5. कितने की डेफिशिएंसी, 50, शी विल ब्रिंग. और रानी का होना कितना चाहिए, 6 है, कितना, 6.5. कितने का सरप्लस, 50. सो शी विल विथड्रॉ. इज दैट क्लियर. तो बताओ सिर्फ अंतर पिछले से इसमें क्या पड़ गया, फर्म का कैपिटल वहाँ गिवन है और यहाँ फर्म का कैपिटल गिवन नहीं है. कैसे निकालेंगे, आप दोनों के एग्जिस्टिंग को प्लस कर दें तो उससे टोटल आ जाएगा, और उसको किस में बांट दें, NPSR. फिर से बोलो क्या करना है, एग्जिस्टिंग को प्लस कर दें और किस में बांट दें, NPSR. तो क्या आ जाएगा, न्यू. और एग्जिस्टिंग तो है ही, तो वहाँ से काम हो जाएगा. कुछ समझ आया, सच में बैठो. कितनों को क्लियर है, पक्का ना. क्या बोल गए, समझ नहीं पाई मैं. भैया आप प्लीज़ 2 मिनट क्लास में आइएगा, ये मोबाइल में कुछ इशू है. परफेक्ट. नहीं नहीं, मैंने तो एग्जिस्टिंग को ही ऐड करने को कहा है. अभी किया था. खड़े हो दोनों बेटा फिर से. इसका फ़ोटो खींच रही है, अच्छा इसका. मैंने कहा एंगल कहाँ जा रहा है, देखिएगा इधर. इनका 5.5 जो निकाला है वो पार्टनर्स कैपिटल का क्रेडिट माइनस डेबिट करके निकाला है 5.5. उनका क्रेडिट माइनस डेबिट निकाला है 6.5. ठीक है, इन्हीं को जोड़ दिया, 12 हो गया. NPSR में बांट दिया 1:1, 6 आ गया. गॉट इट ना. सिर्फ क्या यूज़ करना है, एग्जिस्टिंग. एग्जिस्टिंग ही स्ट्रिक्टली यूज़ करना है. बैठ जाओ बच्चे. नहीं ऐसा नहीं होता सर. ठीक तो है ही. अब मैं बताती हूँ वो ठीक क्यों है. वो इसलिए ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा कहे, सुनो बात को, कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम एज ओल्ड फर्म.
क्या बोले? विल बी सेम एज ओल्ड फर्म, या कैपिटल ऑफ न्यू फर्म विल बी सेम एज द टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट, तब ऐसा होगा, अभी ऐसा नहीं होगा। समझ गए आप? चलिए भैया, आप मुझे अगर सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ क्लास में आ जाएं। देयर इज सम इशू इन फ़ोन, आई नीड योर हेल्प। केस नंबर 3, एवरीवन ऑन द स्क्रीन। अब जो ये कह रहे थे केस, हम उस पे आ रहे हैं। व्हेन टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू टोटल कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। इसका ज़रा हिंदी करिए और समझिए। कह रहे हैं जो गया पार्टनर, उसके जाने के बाद भी हमें टोटल कैपिटल उतना ही रखना है जितना उसके जाने से पहले था। समझे? तो क्या ये पिछले केस से अलग है? बिल्कुल अलग है, एब्सोल्यूट अलग है। पढ़िए इसकी हेडिंग, टोटल कैपिटल इज़ नॉट गिवन, और कुछ नहीं कहा, तो आपने उनके एग्जिस्टिंग जोड़ दिए। यहाँ टोटल इज़ नॉट गिवन, लेकिन बोला क्या है? उतना ही रखना जितना क्या था पहले। ठीक है, अब आप तीनों फिर से खड़ी हो जाइए। आज आप लोग का एक्सरसाइज वाला दिन है। थैंक यू भैया। और आप सबका ध्यान फुल यहाँ पे। इनका कैपिटल था बैलेंस शीट के अनुसार। किसके अनुसार? बैलेंस शीट। ध्यान आपका यहाँ होना चाहिए, आपका कहीं भी और ध्यान होगा थोड़ी देर में आप जो समझा मैं चुकी उसको एज अ डाउट पूछेंगे। बैलेंस शीट, क्वेश्चन में बैलेंस शीट के अनुसार इनका कैपिटल 2 लाख था, इनका कैपिटल भी 2 लाख था, इनका कैपिटल भी 2 लाख था। तो ये बताओ बैलेंस शीट के अनुसार तीनों का मिला के कितना कैपिटल? 6। तो 6 लाख वॉज द कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट। क्या बोला मैंने? 6 लाख वॉज द कैपिटल बिफोर रिटायरमेंट ऑफ फर्म। क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल उतना ही रखना है जो बिफोर रिटायरमेंट था। तो सबका 2-2 था, टोटल 6 था। अब बैठ जाओ तुम, ये गई, तुम दोनों खड़े रहो, ये गई। अब हमें सबसे पहले स्टेप में हमेशा क्या निकालना है? एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग कैसे निकालते हैं? वो रिजर्व बांट दिया, गुडविल एडजस्ट कर दी, रीवैल्यूएशन कर दिया, सब एडजस्टमेंट कर दिए और फिर क्रेडिट माइनस डेबिट कर दिया। तो अब आलिया का निकाला टोटल कितना आ रहा है? तो इनका आ रहा है 2.5 लाख। कितना आ रहा है बच्चे? 2.5 लाख। रानी का भी आ रहा है, रानी का आ रहा है 3 लाख फॉर एग्जाम्पल। कितना आ गया? 2.5 और 3। अब बोलो वापस, फर्स्ट स्टेप क्या है? स्क्रीन पे देखो, एग्जिस्टिंग कैपिटल निकालना। कितना आया? 2.5। कितना आया? 3। फिर क्वेश्चन ने चिल्ला के क्या बोला है? उतना कैपिटल रखना है जितना पहले था। कितना था? 6। इनका रेशो है 1:1। अब 6 को कैसे बांटोगे? 1:1। कितना आया? 3। तो अब ये बताइए कि आलिया का कैपिटल होना कितना चाहिए? 3। और है कितना? तो फिर क्या हो रहा है? डेफिसिट। कितने का? 50। घर से लाएंगे। उनका है कितना? 3। होना कितना है? नो सरप्लस नो डेफिसिट, कुछ नहीं लाएंगे। कुछ समझ में आ गया? बैठो। हाउ इज दिस केस डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस केस? हेयर व्हाट हैव दे गिवन अस एज इंडिकेशन? हिंट क्या दिया है? जो पुराना टोटल था उतना रखना है, जो पुराना टोटल था उतना रखना है। वो कहाँ से मिलेगा? बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जो कैपिटल्स दिए हैं पुराने तीनों के जोड़ा हुआ, उसको फुल टोटल रखना है। आया? कुछ पढ़ो हम यहाँ क्या लिखा है। कैलकुलेट एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। दूसरा, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। ये कैसे कैलकुलेट करें? टोटल ऑफ कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स एज पर बैलेंस शीट। गॉट इट? तीसरा, डिवाइड द टोटल कैपिटल इन NPSR टू गेट न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। और चौथा, कंपेयर करके क्या निकाल लो? सरप्लस डेफिसिट। हाँ या ना? पक्का क्लियर? दिल से? चलिए, अब हमारे पास चौथा केस आता है। चौथा केस को समझने के लिए हम फर्स्ट 3 केस के लिए पहले मुझे पक्का कर दें क्या वो तो क्लियर है। पहला स्टेप हमेशा क्या है? दूसरे में हम किसकी खोज में लगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। पहले केस में दिया है, दूसरे में नहीं दिया। कैसे निकालें? एग्जिस्टिंग को जोड़ के। तीसरे में नहीं दिया लेकिन हिंट दिया है, और हिंट क्या दिया है? जो पहले था बैलेंस शीट से टोटल पकड़ लिया। फिर क्या करना है? हर बार NPSR में बांट दो और फिर हर बार सरप्लस डेफिसिट। इतनी बात। इस पर्टिकुलर केस में हेडिंग पढ़ो क्या है? व्हेन रिटायरिंग पार्टनर जो जा रहा है इज पेड फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर टू मेक देयर
कैपिटल proportionate to NPSR, too much, फिर पढ़ो, when retiring partner is paid, जो पार्टनर जा रहा है हम उसको पे कर रहे हैं, when retiring partner is paid from the amount, वो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, where is that money coming from, so it's brought in by remaining partners, तो ये जा रहे हैं, इनको पे करना है, उसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये लोग इनके घर से ला रहे हैं, आलिया और रानी अपने घर से पैसे ला के इनको दे रहा है, बट द क्वेश्चन इज दोनों में से कौन कितना ला रहा है, ये नहीं बताएगा क्वेश्चन, क्या नहीं बताएगा, दोनों कितना कितना ला रहा है, बस ये बता दिया कि जो पार्टनर जा रहा है उसको पे करने के लिए रिमेनिंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स घर से पैसा ला रहा है, बट द क्वेश्चन इज हाउ मच इज ईच ऑफ देम इज ब्रिंगिंग, हर एक कितना ला रहा है वो नहीं दिया होगा। हेडिंग फिर से पढ़ो, व्हेन रिटायरिंग पार्टनर इज पेड फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट बाय रिमेनिंग पार्टनर्स इन अ मैनर, इस तरीके से टू मेक देयर कैपिटल प्रोपोर्शनेट टू NPSR, इस तरीके से उन्हें पैसा लाना है ताकि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसी रेशियो में उनका कैपिटल हो जाए। तो एक तो लाना भी है और रेशियो में भी सेट करना है, तो दो उलझन है। पहला स्टेप जगत स्टेप है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप, एग्जिस्टिंग कैपिटल। अब दूसरा जो स्टेप है उसी में सब कुछ है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। इसका मतलब क्या है, क्या निकालना है, फर्म मिलाकर ओवरऑल नए फर्म का कितना कैपिटल होगा। तो मैंने यहाँ आपको स्टेप लिखवाया है, सम ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो जो ये पार्टनर्स कंटिन्यू कर रहे हैं इनका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो जोड़ दिया, किस किस का, इन दो का, प्लस कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर इनका भी जोड़ दिया। अब मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैम ये तो छोड़ के जा रही हैं, फिर आप इनका ऐड क्यों कर रही हैं। तो फिर जवाब ये आना चाहिए कि भले ही ये जा रही हैं बट इनको क्या था, ये ऐसे ही है वीडियो कॉल, साइलेंट पे डालो भाई फ़ोन। चलिए गेटिंग बैक, क्या बात कर रहे थे हम, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल। एक बात मैंने साथ में क्या आपको ऐड करवाया यहाँ पे, कैपिटल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। सो द क्वेश्चन अराइजेज, ये पार्टनर तो जब रिटायर कर जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, इसका कैपिटल हमें क्यों ही जोड़ना है। सो द आंसर टू द क्वेश्चन इज, ये तो जा रही हैं लेकिन इनको जो पैसे दे रहे हैं हम, वो पैसे ये दोनों पार्टनर्स घर से ला रहे हैं, जो इनको पे कर रहे हैं तो वो पैसे ये दोनों पार्टनर्स इनके घर से ला रहे हैं। और जब ये पैसे घर से लेके आ रहे हैं, सो इट इज़ एक्चुअली अ काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल। व्हाट इट इज़ अ काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल इन दोनों के लिए। ये गई एक्चुअली हम इनका ले ही नहीं रहे, हम जो ये ऐड कर रहे हैं वो एक तरीके से एसेंस में अगर आप देखें द रियल स्पिरिट कि हम ये जोड़ रहे क्यों हैं, इन दोनों का जो एग्जिस्टिंग कैपिटल धंधे में लगा है वो तो लगा है, लेकिन ये दोनों घर से पैसे और ला रही हैं। कितने ला रही हैं, इनको पे करने के लिए। तो वो पैसे जो ये दोनों घर से लेके आ रहे हैं, दैट्स अ काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल ब्रॉट इन बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। व्हाट डिड आई से, additional capital brought in by the continuing partners, and how much they are going to bring, as much they have to pay to the retiring partner. How much they will bring, as much they need to pay to the retiring partner. तो आपको इसको ऐड करने का महत्व समझ आया, क्यों जोड़ रहे हैं। पहले बोलो किन दोनों को जोड़ा अपन ने, एग्जिस्टिंग, फिर बोलो इसमें क्या जोड़ा आपने, रिटायरिंग वाले का क्यों जोड़ा, क्या ये पार्टनर है अब, नहीं, तो एक्चुअली इसलिए जोड़ा क्योंकि उतना पैसा ये लोग इनके घर से ला रहे हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल। गॉट इट। अब आगे देखिए आप, प्लस बैलेंस ऑफ कैश टू बी मेंटेन्ड। क्या लिखा है, बैलेंस ऑफ कैश टू बी मेंटेन। क्वेश्चन कभी कभी कहता है हमें अपने पास 10,000 बचाने हैं, हमें अपने पास 25,000 बचाने हैं, हमें अपने पास 50,000 बचाने हैं। तो आपको अगर इतना पैसा बचाना है तो दे विल हैव टू ब्रिंग उतना पैसा और, दे विल हैव टू ब्रिंग उतना पैसा और, ताकि फर्म में उतना पैसा बच पाए। सो दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एडिशनल कैपिटल। माइनस कैश अवेलेबल इन बैलेंस शीट। अगर आपके पास पहले से कुछ कैश पड़ा है तो वो तो पहले से ही है, उतना इन्हें लाना नहीं पड़ेगा। तो माइनस कैश अवेलेबल इन बैलेंस शीट, उतना पैसा बैलेंस शीट में पहले से पड़ा है, फर्म के पास पहले से है, तो उतना पैसा इनको लाना नहीं पड़ेगा।
तो वापस मुझे बताओ, सबसे पहले क्या लोगे? जो एग्जिस्टिंग कैपिटल्स हैं उनको ले लोगे। फिर क्या लोगे? जो इन्हें घर से पैसा लाना है, वो कितना लाना है? जितना इन्हें पे करना है, तो वो जोड़ लिया। क्या जोड़ा? रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल। फिर इन्हें और भी लाना है, कितना? जो इनको बैलेंस शीट में फंड्स मेंटेन करने हैं, तो बैलेंस टू बी मेंटेन्ड इन बैलेंस शीट, माइनस इन्हें उतना नहीं लाना जो पहले से पड़ा है। सो अवेलेबल बैलेंस ऑफ कैश इन बैलेंस शीट। इसको ज़रा आप 2-3 बार पढ़िए, फिर मैं कुछ वैल्यूज़ के साथ, नंबर्स के साथ डिस्कस करती हूँ। 3 से 4 बार आप इसको पढ़ो, जैसे मैंने समझाया उसी तरीके से। क्या आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया है? चलिए ज़रा मुझे स्पीड में बताइए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। सबसे पहले एग्जिस्टिंग चाहिए, ठीक, किसका? जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। फिर क्या प्लस? क्या प्लस? जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका। उसको क्यों ऐड कर रहे हैं? क्या इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो एक पार्टनर है? फिर क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसको पे करने के लिए ये पार्टनर्स घर से पैसा लाएंगे, विच इज़ अ काइंड ऑफ एडिशनल कैश। फिर वो जो कैश आपको बैलेंस शीट में मेंटेन करना है, उसको क्यों ऐड कर रहा है? क्योंकि उतना पैसा भी इन लोगों को घर से लाना पड़ेगा, उतना पैसा भी इन लोगों को घर से लाना पड़ेगा। दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एडिशनल कैपिटल। और वो जो अवेलेबल है वो माइनस क्यों कर रहा है? क्योंकि वो पहले से है तो उतना पैसा इनको लाना नहीं पड़ेगा। वो पहले से है तो इतना पैसा इनको लाना नहीं पड़ेगा। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैं आपको कुछ वैल्यू के साथ, अच्छा पहले हम आगे चलते हैं फिर वैल्यू साथ पकड़ेंगे। अब आगे के स्टेप्स आपको खुद ही क्लिक करेंगे। ये क्या है? न्यू कैपिटल ऑफ फर्म, सबका मिलाकर। अगला स्टेप क्या होना चाहिए? वेरी गुड। किस में बांटना? एनपीएसआर। किस में? एनपीएसआर। जैसे ही एनपीएसआर में बांटोगे तो क्या मिलेगा? न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। क्या मिलेगा? न्यू कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। तो पहले स्टेप में क्या मिला था? एग्जिस्टिंग। तीसरे में क्या मिला? न्यू। दोनों कंपेयर करोगे तो सरप्लस डेफिसिट, सरप्लस डेफिसिट। तो खेल कौन से स्टेप में है? बस सेकंड। बाकी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ हर केस में सेम चल रहा है, इन ऑल द केसेस। ओके, सो नाउ आई जस्ट टेक दिस वैल्यू है और देखिएगा ज़रा, कैलकुलेटर आप साथ रख सकते हैं। हमें यहाँ दिया है, बिना क्वेश्चन पढ़े कैसे कैलकुलेशन शुरू हो जाता है? हाँ, टक टक। अच्छा, कैश दिखें कितना है यहाँ पे? 5000। पढ़ो, सी वॉज टू बी पेड फुल ऑन हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द अमाउंट ब्रॉट इन बाय ए एंड बी। हमें सी को देना कितना है? 30,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है क्वेश्चन में, 30,000 देना है। वो पैसा कौन लाएगा? ए एंड बी, सच दैट देयर कैपिटल इज एडजस्टेड इन एनपीएसआर। बैलेंस ऑफ कैश रिक्वायर्ड कितना? 2,000 आफ्टर सेटलमेंट। तो सारे पेमेंट करने के बाद कितना बचना चाहिए? 2,000। अब पहला स्टेप बोलो ज़रा क्या होता है? एग्जिस्टिंग। वो तो यही ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कुछ भी अलग से नहीं है। दूसरा स्टेप बोलो क्या है? जल्दी बोलो। आपको क्या निकालना है? फर्म का टोटल, फर्म का टोटल कैपिटल। कैसे निकालते हैं? पहला किसका? एग्जिस्टिंग, जो कंटिन्यू कर रहा है, मतलब इनका और इनका। कितना हुआ? 1.5 लाख। फिर क्या ऐड करना है? जो रिटायर हुआ, कितना? 30। तो ये 30 उन्हें घर से लाने पड़ेंगे। फिर क्या ऐड करना है? जो बैलेंस मेंटेन करना है। कितना मेंटेन करना है? 2,000। और फिर माइनस क्या करेंगे? अवेलेबल बैलेंस। तो आपने 1 + 50 + 30, 180 + 2, 182, माइनस करा 5, शायद 177। तो आपके पास 177 क्या आ गया? न्यू कैपिटल ऑफ फर्म। इसको किस में बांटेंगे? एनपीएसआर। व्हाट इज़ दी एनपीएसआर? 2:1। तो 177 को 2:1 में बांटा, ये आ जाएगा आपका 1, 18 और 59। तो देखिए आप, लगा कितना है? 1 लाख।
होना कितना है, एक 18, कितने की डेफिशिएंसी 18, सो ही विल ब्रिंग। नेक्स्ट का देखो लगा कितना है 50, होना कितना है 59, कितने की डेफिशिएंसी 9, सो ही विल ब्रिंग। तो 18 वो लाएंगे, 9 ये लेके आएंगे, काम हो जाएगा। कुछ समझ आ गया? ऑल राइट। अब आपको ऑफ कोर्स रिविज़न करना पड़ेगा, और ये रिविज़न सेशन है जिसको मैं मेन क्लास की तरह बहुत बार बोल बोल के पढ़ा रही हूँ। अब अगर आपका फोकस यहाँ भी नहीं है तो फिर दिक्कत की बात है। ये अपने पास एडजस्टमेंट्स आते हैं, उसके बाद हमारे पास एक पोर्शन आ जाता है JLP का। उसको मुझे लगता है बेटर वुड बी कि हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस करें, ताकि आपको एग्जैक्टली उसका यूजेज समझ में आ जाए कि हाउ आर वी अप्लाइंग इट ऑल। ठीक है, सो नाउ आई एम पिकिंग अप। जैसे मैंने उठा के भर के आपको RTPs कराई हैं, शायद आपने ऑब्जर्व किया हो कि मैंने उठा के 10-12 अटैम्प्ट के कराई चले जा रही हूँ आपको, ताकि साथ में जितना हो जाए वो आपके लिए बेहतर आ जाए ज़रा। तो हमारे पास कुछ मैं अभी रिवर्स ऑर्डर में आई एम टेकिंग अप। सितंबर 25 की RTP है ये। आप लोग अपने कॉपी में रीवैल्यूएशन का, पार्टनर्स कैपिटल का, कैश का और बैलेंस शीट 4 अकाउंट बना लें, 4 चीज़ें बना लें मतलब। और पार्टनर्स हैं आपके पास कितने, शायद 4 नहीं 3 पार्टनर्स हैं। फॉर्मेट रेडी कर लूँ मैं, 1 मिनट स्क्रीन डिस्कनेक्ट करूँगी। फॉर्मेट आपके रेडी हो जाएं तो बताएंगे। दैट्स रियली नाइस, वेरी गुड स्पीड। ये अपने पास रीवैल्यूएशन मैंने एक बना लिया। पार्टनर्स कैपिटल आई एम मेकिंग है, also questioners asked us to make cash account, and then we have balance sheet. अब वो मैं डलवा दूँगी। एक्चुअली मैंने कहा था टीम से कि वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो नहीं डाले, तो उन्होंने कहा कि आपके बच्चे कोई कमेंट भी तो नहीं करते। मैंने कहा हैं, तो कहते हैं हाँ वो ऐसे बच्चे हैं आपके, बस देख के काम निपटाते हैं। तो मैंने कहा अरे कुछ नहीं होता, डाल दो। तो उन्होंने कहा चलिए आज डालते हैं। मैंने कहा ठीक है आप डाल तो दीजिए, ऐसा उन्होंने बोला मुझसे। चलो आ जाओ इधर, पर डल जाएंगे आज। पढ़ो क्वेश्चन। ऑन 31 March 2025 the balance sheet of PQR sharing profits and losses in the proportion of their capital। जो बच्चा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ता है उसे ही ये लाइंस दिखती है, और जब वो नहीं पढ़ता ढंग से तो वो गलती से इक्वल रेशियो लेके आगे बढ़ जाता है और सब ख़त्म हो जाता है। क्या लिखा है यहाँ, PQR का रेशियो क्या होने वाला है, इन प्रपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल। तो आपके पास यहाँ कैपिटल मौजूद है 50, 75 और 50। इससे ये इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन ले लें सब कि स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे कि शुरू की 2 लाइन तो फालतू होती हैं, ऐसा नहीं है। सो 50, 75, 50 रेशियो बोलो क्या निकल रहा है, 2, 3 और 2। ठीक, ओके। और देख लें समथिंग एल्स इज़ गिवन।
We are given land and building on this page, so we will take land and building at the respective place. ले चलो बैलेंस शीट में एसेट लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, एंड यू हैव गॉट एडजस्टमेंट, सो 75 अंदर डाल दीजिए. इज इट डन? चलिए अब ये इस पेज में अपना सारा क्वेश्चन आ जाएगा. तीनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हैं 50, 75, 50. ले चलो फटाफट से. बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, 75, 50. नेक्स्ट क्रेडिटर पे आ जाइए. 25,000 और उसका एक एडजस्टमेंट दिया है तो अंदर डालना. क्रेडिटर 25,000. नेक्स्ट एसेट साइड प्लांट एंड मशीन दिया है 50,000 और एडजस्टमेंट है तो प्लांट एंड मशीन अंदर यू विल बी राइटिंग 50,000. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्टॉक ऑफ गुड्स, उसमें भी एडजस्टमेंट है 30,000 अंदर डाल दीजिए. 30,000. नेक्स्ट डेटर, डेटर के संबंध में भी पॉइंट अवेलेबल है, अंदर डाल दीजिए 27,500. नेक्स्ट में आ जाओ बेटा. एग्जाम में ये सन्ड्री वंड्री मत लिखा करो, ऐसे टाइम पास बातें. सन्ड्री डेटर सन्ड्री, बस सिर्फ डेटर लिखो, आगे बढ़ो. स्टॉक ऑफ गुड्स, अरे तो और क्या है, तो बस स्टॉक लिखो, ख़त्म, आगे जाओ. शॉर्ट में काम निपटाओ, दैट्स बेटर. वो बोलते हैं इतना बड़ा बैलेंस एट बैंक, तो बैंक लिख दो. कौन सा बैलेंस एट बैंक से नया कुछ हो जाए, तो गो इन शॉर्ट, काम की बात लिखो और आगे बढ़ो. बैंक बैलेंस दिया है 17,500. ये वो कैश बुक जो बना रहे हो, कैश अकाउंट उधर डालो डेबिट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 17,500. इज इट डन? चलिए आगे पढ़िए. ऑन 1 अप्रैल पी डिजायर्ड. पी कौन सा पार्टनर हो गया? पहला. बेटू रिटायरमेंट और डेथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो पार्टनर जाए कहीं रफ में अपने पास रेशो लिख के उसका हिस्सा मार्क कर दिया करो. हाइलाइटर से मत करना, अंडरलाइन कर देना, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है. ये ना करने के चक्कर में हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन गलत हो जाता है. तो जो जा रहा है उसकी मार्किंग कर दो कि जहन में रहे कि पहला जा रहा है, दूसरा तीसरा कौन सा. सो फर्स्ट पार्टनर इज़ गोइंग. आगे कह रहे हैं लैंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट हो रही है. फटाफट निकाल दो 20%. कितना? तो रीवैल्यूएशन में बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 और ऐड कर दो बैलेंस शीट में 15,000 और बाहर डाल दो 90,000. जो सिंपल कैलकुलेशन है वो वहीं करते चलो. अगले पे आओ. प्लांट मशीन डेप्रीशिएट हो रही है 30% से. कितना आ रहा है? वो भी 15,000. डेबिट में लिख दो टू प्लांट एंड मशीन 15,000 और प्लांट एंड मशीन से कर देंगे हम माइनस, तो 35 गया बाहर. इज इट डन? चलिए अगला. स्टॉक इज़ वैल्यूड एट 25, तो स्टॉक की वैल्यू कितने से कम हो रही है? 5. तो स्टॉक कर दीजिए टू स्टॉक 5,000 और वहाँ माइनस कर दीजिए 5 और बाहर गया 25. चलिए नेक्स्ट हमारे पास है क्रेडिट, ओल्ड क्रेडिट बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स 5,000 टू बी रिटर्न बैक. ये क्या होता है रिटर्न बैक? रिटर्न बैक का मतलब लाइबिलिटी कम हो रही है. कितने से? 5,000. इज इट अ गेन? येस. सो लिखो माई क्रेडिटर्स 5,000. ओके. और बैलेंस शीट में क्या करोगे? माइनस. तो बाहर ये आया 20,000. इज इट डन? चलिए आगे. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 5%. डेटर का 5%, 27,500 का 5% करूँ 1375. तो प्रोविज़न बनेगा टू प्रोविज़न 1375. बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करो प्रोविज़न 1375
26,125, 26,125 गया बाहर। डन है। चलिए अब अपने पास एक तो JLP का पॉइंट आ रहा है और एक गुडविल का आ रहा है और फिर कुछ नीचे एडजस्टमेंट का कहा है। पहले गुडविल उठा लो। कह रहे हैं गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज़ वैल्यूड एट 35,000। P's share of goodwill is adjusted in the account of Q&R who would share the future profits equally। जब तक पढ़ते नहीं हैं तब तक बातें क्लियर नहीं होती। इनका NPSR कितना होने वाला है? 1:1, 1:1। अब आपको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। क्या आपको आता है? वर्किंग नोट पे चलिए। मैं कह रही हूँ आपसे आपको आता है। मुंह यूँ हिल रहा है लेकिन मुझे यूँ देख रहा है कि मतलब कराना आपको ही है। आता है बट करवाना आपको है साथ में। वर्किंग नोट नंबर 1, गुडविल। सबसे पहला काम हम निकाल लें गेनिंग रेशो, क्योंकि वो लगता ही है तो निकाल लेते हैं। तो यहीं पे कर लो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। यू रिमेंबर द फॉर्मूला? व्हाट इज़ द फॉर्मूला? NPSR माइनस OPSR। अब मुझे ये बताएं, वो जो पहला पार्टनर जा रहा है उसका तो नहीं निकालेंगे, वो तो जा ही रहा है, उसका क्या ही निकालना। Q का निकालूँ। न्यू रेशो कितना है Q का? 1/2। ओल्ड कितना था? 3/7 शायद। यस 3/7। सॉल्व इट। सो यू आर गेटिंग व्हाट? 1/14। R का करो कैलकुलेट। न्यू इज 1/2, old was what? 2/7। So you're getting what? 3/14। So your gaining ratio is 1:3। अब आप मुझे इसका मतलब बता दो, जल्दी से बता दो, कौन ज़्यादा खुश है? कौन ज़्यादा? R उसको कितना मिल रहा है? 3 गुना, और Q को 1। तो डेफिनेटली जब गुडविल का कॉम्पनसेशन करना होगा तो किसे देना पड़ेगा ज़्यादा? R। किसे कम देना पड़ेगा? Q। तो चलो P का शेयर निकालो। P's शेयर इन गुडविल। P's शेयर इन गुडविल। हाउ मच इज़ द गुडविल गिवन? 35,000। 35,000 पूरे फॉर्म की गुडविल है। P जा रहा है, उसका शेयर कितना है? 2/7, 10,000। अब इसको 10,000 देगा कौन? Q और R। Q देगा, ऐसे ड्रॉ कर लिया करो। R देगा, किसको देंगे? P को। P को कितना चाहिए? 10,000। तो 10,000 जो चाहिए उसका 1/4, 2,500 Q देगा, और जो उसे 10,000 चाहिए उसका 3/4 R देगा। 7500, 7500। ओके, तो वो देंगे 2.5 और वो देंगे 7500। ओके, इसकी जर्नल एंट्री सोच सकते हैं? चलिए सोचिए और बताइए। सोचो और बोलो। Q डेबिट पक्का? पक्का? Q डेबिट और पक्का 2। ये दोनों डेबिट क्यों हो रहे हैं? जब ये दे रहे हैं तो इनका कैपिटल, और P को मिल रहा है उसका कैपिटल बढ़ रहा है। चलिए तो डलवाएं। अब आप यहाँ गए हम। अब लिखूँ कैसे? मुझे नहीं आता लिखना। कहाँ क्या लिखूँ? बता दो मुझे, कहाँ क्या लिखूँ? क्रेडिट में किसके कॉलम में लिखूँ? P में पक्का। कितना लिखूँ? 10 नहीं, ऐसे लिखते हैं 2.5 और 7.5। 2.5 कौन दे रहा है? बाय, और फिर बाय R। इज़ इट राइट? अच्छा, और बताओ डेबिट में कहाँ लिखना है? 2P's कैपिटल, Q में और R में। परफेक्ट। हम वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दे दें तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। आर यू डन टिल है? चलिए, सो वी आर डन विद दिस स्टेप एज वेल। तो हमारा ये भी स्टेप हो चुका। नाउ व्हाट वी हैव JLP एंड व्हाट वी हैव कैपिटल एडजस्टमेंट। अब हम आ जाएं JLP पे। पढ़िएगा ज़रा।
आपको ऊपर कहीं पर ध्यान से देखें, बैलेंस शीट में जेएलपी दिया है क्या? हेलो, काम को रोक दो। जेएलपी आपको क्या एक एसेट के तौर पे ऊपर दिख रही है? जब वो नहीं दिख रही एज एन एसेट, तो आपको ये समझना है कि पहले जब प्रीमियम गया, प्रीमियम जाता है ना, प्रीमियम समझते हो क्या होता है? प्रीमियम वो जो सालाना देना पड़ता है आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए, तो जो साल भर हर साल प्रीमियम गया उसको उन्होंने ट्रीट किया होगा एज एन एक्सपेंस। क्या बोला मैंने? उसको उन्होंने ट्रीट किया होगा एज एन एक्सपेंस। तो जब एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया होगा तो वो प्रीमियम पीएनएल में खर्चे के तौर पे दिख गया होगा। अब यहाँ पे जब वो पैसा आपको प्राप्त होगा, अगर जब वो पैसा आपको मिलेगा, सरेंडर करोगे आप, तो आपको जब वो पैसा मिलेगा, सो इट्स लाइक योर इनकम। व्हाट इट इज़ लाइक योर इनकम। इतनी बात को, पहली बात को दिमाग में रखना है। क्या बोला मैंने? क्या आपको यहाँ एसेट साइड दिख रहा है? नहीं। जब एसेट साइड नहीं दिख रहा तो इट इज़ नॉट योर एसेट। क्या बोला मैंने? इट इज़ नॉट योर एसेट। दो में से एक बात होती है, या तो वो ट्रीट करते इसको एज एन एसेट, या इसको ये ट्रीट करते एज एन एक्सपेंस। तो जब एसेट में ये दिख नहीं रहा तो इन्होंने इसको कैसे ट्रीट किया होगा? एज एक्सपेंस। इतनी बात क्लियर? तो जब एज एन एक्सपेंस आया होगा तो बच्चे बोलो कहाँ आया होगा? पीएनएल। और उस साल का जब वो एक्सपेंस दिखा होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम। अब जब वो पैसा आपको प्राप्त हो रहा है सरेंडर करते समय, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे? एज इनकम। कैसे ट्रीट करोगे? एज इनकम। इतनी बात को पहले दिमाग में बिल्कुल दर्ज कर लो, अपने बिठा लो, और जहाँ सॉल्व कर रहे हो उसके नीचे जाके हिंदी में इतनी बात लिख लो खुद के लिए, सेल्फ नोट डाल लो। सेल्फ नोट अपनी खुद की लैंग्वेज में डाल लो कि बैलेंस शीट में एसेट में नहीं दिख रहा, मतलब उसको एज एन एसेट ट्रीट नहीं किया, मतलब एज एन एक्सपेंस ट्रीट किया होगा जब प्रीमियम दिया होगा। नोट हो जाए तो मुझे डन बोलिएगा। इज़ इट डन? लिख लें कंफर्टेबली। जिनका नहीं हुआ दे शुड राइट इट प्रॉपरली। इट इज़ टू बी ट्रीटेड एज एन इनकम इन सच अ केस। हो जाए तो डन कहिए मुझे। मान लो इज़ इट डन? तो अब आप यहाँ ये पढ़ें क्या लिखा है अच्छे से। जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज सरेंडर्ड एंड कैश ओब्टेन्ड इज दिस मच। अब आप लोग ज़रा एक मिनट इसको लॉजिकली समझ लो कि अभी मैंने अकाउंटिंग बात तो बता दी, थोड़ी सी बच्ची और बता दूँगी, लॉजिकली समझ लो गौर से। ये तीनों पार्टनर्स खड़े हो जाएंगे। आज के 3 यही पार्टनर चल रहा है हमारे। इन 3 पार्टनर्स ने मिलकर एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। तीनों की अलग अलग पॉलिसी नहीं थी। तीनों की पॉलिसी अगर अलग होती है सो दैट इज़ कॉल्ड सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या बोलते हैं? सेपरेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इकट्ठी ली थी, अलग नहीं ली थी, तो इकट्ठी में क्या कहलाती है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। समझ गए? अब मैम जॉइंट लाइफ पॉलिसी के टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स ये होते हैं कि जो प्रीमियम जाता है, प्रीमियम समझते हो, जो सालाना पैसा जाता है, प्रीमियम इकट्ठा सिंगल जाता है, अलग अलग 3 का नहीं जाता। 1 सिंगल प्रीमियम गोज। समझ गए? और अगर कल को रिटायरमेंट हो गया तो आप मुझे ये बताइए, क्या वो जो 3 लोगों को इकट्ठा क्लब किया था, आप लोग का दिमाग सही है कि हिल गया? जब भाई साहब मैं समझा रही हूँ, आप क्या लिख रहे हैं? ज़्यादा आता है जेएलपी तो मैं सवाल पूछ लूँ तो फिर सही हो जाओ। मत लिखो क्या लिख रहे हो, सुनो। आई एम गेटिंग बैक टू द पॉइंट। द डिस्कशन वॉज कि ये तीनों ने मिलके पॉलिसी ले ली एंड व्हाट इज़ दैट पॉलिसी कॉल्ड? जॉइंट लाइफ पॉलिसी। अब दूसरी बात निकल के आ रही है कि कल को अगर रिटायरमेंट का टाइम आया
तो कोई एक पार्टनर अगर छोड़ के जा रहा है तो आप लॉजिकली इस बात को सोचो कि वो जो रिलेशन था वही अब एग्जिस्ट नहीं कर रहा, वो जो रिलेशन था एज अ पार्टनर अब वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो इकट्ठा हर किसी के साथ थोड़ी ना पॉलिसी ले लेते, दो ही टाइप में ले सकते हैं, या तो फैमिली ले पाती है, मेडिक्लेम कहा जाता है, फैमिली इंश्योरेंस होता है, हस्बैंड वाइफ का इंश्योरेंस हो जाता है, ऐसा बिकॉज देयर इज अ रिलेशन एग्जिस्टिंग, या फिर पार्टनर्स का। ऐसा नहीं रास्ता कोई चल रहा है अपन दोनों इंश्योरेंस एक साथ ले लें, दैट डजंट हैपन, दैट्स नॉट अलाउड। तो जब एक पर्टिकुलर व्यक्ति पार्टनर अब रह ही नहीं गया, सो हाउ इज दिस JLP वैलिड? इट्स नॉट वैलिड। तो व्हाट इज़ डन, जाके इसके बारे में हम इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर देते हैं कि वी आर नॉट कंटिन्यूइंग एज पार्टनर्स एनी मोर। तो कंपनी विल से ओके, क्या करना है आपको? तो हम बोलेंगे सरेंडर करना है। क्या करना है? सरेंडर। सरेंडर मतलब वी वांट टू क्लोज दिस पॉलिसी, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पॉलिसी। नहीं बनवा लेंगे भले ये 2, लेकिन अब वो जो 3 की इकट्ठा थी वो हमें कंटिन्यू अब नहीं करना। तो जब आप उनके पास जाते हो तो वो उनका कुछ कैलकुलेशन लगाते हैं कि आपके कितने साल हो गए पॉलिसी को। जितने ज़्यादा साल हो गए होते हैं उतना ज़्यादा आपको पैसा मिलता है, जितना कम साल हुए होते हैं, अभी पिछले ही साल स्टार्ट किया था या 2 ही साल हुए हैं, उतना कम पैसा मिलता है। सो दैट मनी इज़ कॉल्ड सरेंडर वैल्यू। व्हाट इज़ दैट कॉल्ड? सरेंडर वैल्यू। तो इस क्वेश्चन में अब ये लाइन क्या कह रही है, पढ़ें। JLP ऑफ द पार्टनर सरेंडर्ड, जाके इंश्योरेंस कंपनी को बताया और कंपनी ने अपना हिसाब लगाया और कितने रुपए दे दिए? 18,875 रुपये, और कैश ऑप्टेन हो गया। तो ऐसे केस में जो ये पैसा आ रहा है ये फर्म के लिए क्या है? इनकम। जब ये खर्चा हो रहा था, प्रीमियम जा रहा था, तो क्या था? ये एक्सपेंस। अब जब ये आ रहा है तो क्या है? ये इनकम। गॉट द पॉइंट? ओके, बैठिए प्लीज़। अब आप लोग इसका ट्रीटमेंट के लिए आइए रिवैल्यूएशन पे। क्रेडिट में लिखिए आप बाय बैंक 18,875, 18,875। आप अगर समझें सभी लोग तो आपका एक एसेट बढ़ गया। कौन सा एसेट? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो एक ऑल्टरनेटिव तो ये है कि आप इसको कहाँ दिखा दें, इस इनकम को? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट। कहाँ दिखा दें? रीवैल्यूएशन के क्रेडिट। मैम कोई और भी ऑल्टरनेटिव है? हाँ, वो ऑल्टरनेटिव ये है कि ये पार्टनर्स के लिए ही आया है ना, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आप इस इनकम को बांट दें। तो 18,875 को आप ओल्ड रेशो में यहाँ भी बांट सकते हैं और रीवैल्यूएशन में भी दिखा सकते हैं, बट बेटर है रीवैल्यूएशन में दिखा दें, बिकॉज सारे एसेट्स को रीवैल्यू करना वहीं दिखा रहे हैं, तो इसको भी वहीं दिखा दो, बट अल्टीमेट इफेक्ट इज सेम। तो नॉट अ बिग लोचा। कभी कभी इंस्टीट्यूट ये भी पकड़ लेता है, कभी कभी, बट अधिकतर वो यही करके चलता है। आर यू क्लियर विद दिस? ओके। जैसे ही अलग केस कुछ आएगा मैं वहाँ अलग बात बताऊंगी। अभी के लिए इतने को पक्का करो, एक्स्ट्रा ना सोचो। यहाँ तक होने के बाद अगला इफेक्ट बोलो कहाँ दिखाना चाहिए? बैंक। तो बैंक बैलेंस बढ़ाओ अपना। 2 रीवैल्यूएशन लिख दो, ब्रैकेट में JLP लिख दो। 18,875, 18,875। क्या इसको हम क्लोज करें? अब ये भी हो चुका है। अब नीचे पढ़ेंगे क्या कहा इन्होंने, गौर से। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, रीड इट केयरफुली, इज़ टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट, इज़ टू बी सेम एज बिफोर रिटायरमेंट। क्या कुछ ध्यान में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कौन सा केस है ये? वो मैं आपको केसेस करा रही थी, 3rd केस था जिसमें हमने डिस्कस किया था जितना पहला था उतना ही उन्हें कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पे ज़रा तीनों का जोड़ लगाऊँ, कितना हुआ? 175। सो हाउ मच कैपिटल दे वांट टू मेंटेन? 175। गॉट इट? चलो ज़रा कैपिटल एडजस्टमेंट करना है, लेकिन पहले ये तो बैलेंस करूँ। रीवैल्यूएशन फटाफट से। 2 पार्टनर्स कैपिटल, क्या क्या नाम है इनके? PQR। कितना बोल रहे हैं बेटा? बैलेंस कितना आ रहा है? रेशो में बांट के बोलो क्या क्या है? 5, 7.5 और 5। ओके, ये कहाँ चला जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में। बाय रीवैल्यूएशन 5, 7.5 और 5। क्या ये डन है? अब हमें क्या बनाना है? अगला वर्किंग नोट फॉर कैपिटल एडजस्टमेंट। फटाफट से बनाऊं। वर्किंग नोट नंबर 2, हेडिंग डालो कैपिटल एडजस्टमेंट। वर्किंग नोट नंबर 2, कैपिटल एडजस्टमेंट।
ओके अब इसका फर्स्ट स्टेप बोलिए क्या निकालना है, एग्जिस्टिंग। वेरी गुड, जितना बोलोगे उतना एग्ज़ाम में सीमलेसली याद रह जाता है बिना स्पेशल एफर्ट के। पी का कैलकुलेशन की ज़रूरत है नहीं क्योंकि वो तो जा ही रहा है। क्यू का निकाल दो एग्जिस्टिंग, आर का निकाल दो एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग पता है ना कैसे निकालते हैं, कैसे, क्रेडिट का टोटल माइनस डेबिट का टोटल, कितना आ रहा है 80। अगले का निकालो 47,500। आर यू गेटिंग दिस? आपको सेकेंड स्टेप बाई चांस याद है? जल्दी बोलो बच्चों, क्या है सेकेंड स्टेप? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। देखिए ज़रा बैलेंस शीट को, कितना आया था अपना 175। डन है। चलिए आगे देखिए, तीसरा काम क्या था याद है? इसको किस में बांटना है, NPSR। तो आपने 175 को NPSR में बांटेंगे तो न्यू कैपिटल आएंगे। आपको पता है NPSR था कितना, इक्वल, वेरी गुड। तो 175 को 1:1 में बांटो, कितना आ रहा है 87,500 और 87,500। इज़ दैट क्लियर? अब चौथे स्टेप पे आओ। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तो मैं खुद लिखना है आर का सरप्लस या डेफिसिट और क्यू का सब बोलो नहीं, खुद से करूँ और वहाँ ब्रैकेट में लिखो हिम्मत करके हाथ उठा के कि तुम्हारे हिसाब से वो सरप्लस है या डेफिसिट। और उसके बाद मैं जवाब दूंगी तब चेक करना कि क्या आपने सही हिसाब लगाया था। आर यू डन विथ इट? चलिए आर का बताइए, इज इट सरप्लस और डेफिसिट? हाउ मच? 7,500। गुड। और सॉरी क्यू का कितना, 7.5। आर का कितना है, सरप्लस के डेफिसिट? परफेक्ट, वेरी गुड। आपको इसकी जर्नल एंट्री आती है? पैसे इन्हें लाना है। व्हाट इज़ द एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू आर और टू क्यू। मैं ये आर को बार बार क्यों बोल रही हूँ, वापस बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्यू टू आर। ठीक है, तो बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे, बैंक के डेबिट में जाएंगे, लिखेंगे क्या, 2 क्यूज कैपिटल और 2 आर्स कैपिटल। इनका अमाउंट 7.5, इनका 40। बट ये अमाउंट कहाँ से आया, वर्किंग नोट 2, तो लिखना चाहिए वर्किंग नोट 2। अगला इफेक्ट बोलो कहाँ लेके जाओगे, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। डेबिट में ही जाना है, क्रेडिट में जाना है? बताओ मुझे, क्या देखते हो ऐसे? हाँ आप बताइए, आप बताइए, डेबिट के क्रेडिट? डेबिट में क्यों नहीं, वो पैसा और ला रहे हैं तो कैपिटल बढ़ेगा, तो डेबिट में कतई नहीं आएगा। तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक। सही व्यक्ति के कॉलम में लिखना वर्किंग नोट नंबर 2, गलती से पी में मत लिख देना, एग्ज़ाम में यही हरकत करके आते हैं। क्यू में 7.5, आर में 40। डन है। अब डेबिट में आ जाओ 2। बट एक बार क्वेश्चन में ये पढ़ लो कि जो जा रहा है उसको पैसे कब दे रहे हैं। कह रहा है अमाउंट ड्यू टू पीस टू बी सेटल्ड एज फॉलोड, 50% ऑन रिटायरमेंट, आधा अभी और बचा आधा 1 साल बाद, मतलब लोन है। तो ज़रा पी का हिसाब लगाओ, 50, 60, 65 ही आ रहा है ना। तो यहाँ लिखो तुम 2 बैंक, 65 का आधा करा कितना आ गया, 32,500। 32,500 आधा पे कर रहे हैं और लिखो 2 पीस लोन अकाउंट 32,500। ओके, तो बच्चे ये जो 2 बैंक किया है, बैंक बैलेंस कम हो रहा है, कहाँ लेके जाएं, बैंक अकाउंट। लिखो बाय पीस कैपिटल 32,500। अग्रीड। और जो तुम्हारा ये 32,500 का लोन है ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट लाइबिलिटी, पीज लोन,
P इज़ लोन 32,500। तभी इफ़ेक्ट देते जाते हैं दोनों, कुछ भी कभी मिसमैच नहीं होता, टैली हो जाता है। अपन ने तब इफ़ेक्ट नहीं दिया, बोला बाद में दे देंगे, बाद में भूल जाते हैं और सब टेढ़ा हो जाता है। चलिए ज़रा यहाँ लिख लें 2 बैलेंस कैरीड डाउन। अब हमें यहाँ बैलेंस कैरीड डाउन निकालने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम सिंपली क्या लिख देंगे, न्यू कैपिटल्स, जो पीछे हमने वर्किंग नोट पे निकाले थे। कितने थे न्यू कैपिटल्स? 87,500, 87,500। सही कॉलम में लिखना, पी में मत लिख देना। अब बोलो ये जाएंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट लाइबिलिटी। लिखो क्यूज कैपिटल 87,500, आर्स कैपिटल 87,500। बैंक का बैलेंस निकाल लेना, पता पड़े बैंक बैलेंस नहीं निकालो और बैलेंस शीट टैली करने लगो। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना कह रहे हो? 51,375। दिस विल गो ऑन योर एसेट साइड। बैंक 51,375। नाउ डू योर कैलकुलेशन। 227 तो मैंने आपको फुल एक बड़ा सारा क्वेश्चन बहुत सारे एडजस्टमेंट के साथ वाला इसलिए करा दिया कि एक आपको अंदाज़ा हो जाए हाउ वी नीड टू गो अहेड। ये डन है क्या? ओके। डाउट किसी का कुछ हो तो पूछो। कल अपन एक आखिरी में एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ क्वेश्चन था ना, मैंने कहा था इसको कंप्लीट कर लेना। वो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन बना, वो हो गया था, कोई परेशानी? सितंबर 25 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन कितने नंबर का था? 12 हो गया था, चेक करा था। करके दुख ज़रूर हो रहा होगा कुछ लोगों के एग्ज़ाम में गलत हम क्यों करके आए, पर ठीक है, जो बीत गई सो बात गई, आगे बस गलती नहीं करनी है। मैम क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है, ये लीजिए बिल्कुल। अभी फर्स्ट स्लाइड भी ओपन कर दूँगी, ये ले लो अभी। मतलब पेपर देखे ऐसे आना चाहिए, ऐसा हो नहीं पाता, लेकिन जितने हद तक हो सके हम कोशिश तो करें कि बाहर आके रिग्रेट ना हो। कोशिश ये रखनी चाहिए कि हम रिग्रेट का मौका खुद को ना दें। और वो कब होगा? व्हेन यू आर केयरफुल इन एवरी स्टेप। मतलब व्हेन आई यूज्ड टू सॉल्व माय पेपर, कैलकुलेटर देना किसी का, आई इवन यूज्ड टू कीप ट्रैक ऑफ माय कैलकुलेटर। कभी कभी क्या होता है ना, कोई बटन दबा रह जाता है, बाय चांस दिस हैपन्स समटाइम्स। अब कोई वो बटन अगर अटका रह गया, इसमें केसीओ में थोड़े कम चांस होते हैं, वो जो दूसरा वाला है उसमें ज़्यादा होते हैं, आई यूज्ड टू यूज़ दैट ओनली। तो वो कभी बटन दबा रह गया और आपने टक 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 प्रेस करा, वहाँ पे उसका फिगर गया ही नहीं, और जो दिखा आपने उसको लिख दिया अंडर द प्रिजम्पशन कि वो कैलकुलेशन हो चुका होगा कैलकुलेटर पे। वी कांट डू दैट। सो अगर आपने टाइप किया है तो योर आईज़, मतलब टाइप उंगली से हो रहा है बट आँखों को रेस्ट पे नहीं डालना। यू नीड टू चेक द स्क्रीन that is it changing. If I am writing 1 crore, is it actually 1 crore? If I am writing 0.1, तो ऐसा तो नहीं पॉइंट अपना रह गया हो और 1 लिख दिया हो। So your eyes need to do their task, your fingers need to do their task, your mind has to do its task, and everything needs to remain employed in calm manner, stable, no panic. Because of panic, एक कुछ कर देता है, दूसरा कुछ कर देता है और ब्लंडर हो जाता है। क्या लोड लेना, क्यों ही लेना? पेपर है, आता है, बहुत अच्छा नहीं आता, जितना आता है उतना तो करके आएंगे। अब वही गलत करके आ जाओ तो कैसे चलेगा? इसलिए शांति। MCQ पेपर्स हैं, ऐसा नहीं कि मार्क करना था क्वेश्चन नंबर 89 मार्क कर दिया 88। बहरा के जब मार्क कर रहे होते हैं तो गोले से बाहर मार्क कर देते हैं। नहीं, आप मार्क बाहर कर दोगे वो क्वेश्चन ही आपका काउंट नहीं होगा। हाँ, यू नीड टू मार्क प्रॉपरली। तुम लोग को मार्किंग का भी डिस्कस किया है कि MCQ भरना कैसे चाहिए, MCQ शीट आई विल डिस्कस विथ यू। बाकी टीचर्स वैसे या तो इकोनॉमिक्स में मैम ले लेंगे या मैथ्स में कोई ले लेगा। इन केस दे मिस इट आउट, नो प्रॉब्लम,
आई विल गाइड यू कि कैसे करना है, 5 मिनट का काम है, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल। एक अगर गोला भर दिया तो ऐसा नहीं कर सकते अब लगा ये नहीं आंसर, काट के दूसरा गोला भर दिया। देयर इज़ नो ह्यूमन इंटरवेंशन इन MCQ पेपर, इट इज़ चेक्ड बाय मशीन। तो मशीन इज़ मशीन, उसको ऐसा कन्फ्यूजन हुआ वो क्या ही चेक करेगी। तो जो गोला भरा है वो परफेक्ट भरा हो, सिर्फ एक बिंदी लगा दी, इतना कम भरा कि उसकी मशीन रीड ही नहीं कर पा रही। सो इट्स एक्चुअली चेक्ड थ्रू अ मशीन। तो यू हैव टू टेक केयर। बस शांति रखनी है, मतलब ऐसे बहरा बहरा के काम नहीं करना है। जो मैं तुम लोग को क्लास में भी बार बार बोलती हूँ ना, वो बार बार आई डोंट नो हाउ इट कम्स इन माई माइंड बट इट डज कम, कि वो जो मूवी है कभी खुशी कभी गम में वो काजोल वाली हरकतें बिल्कुल नहीं करनी है। वो मूवी कभी खुशी कभी गम है, हैव यू सीन दैट मूवी बाई चांस? इफ़ यू हैव नॉट सीन, उसका वो इतना पोर्शन बस मीम तौर पे ही देख लेना। वॉट शी डज इज वेर एवर शी गोज ना, कभी कुछ गिर गया, कभी कुछ हो गया, कभी किससे भिड़ गया। नो, ये चीज़ हम एक्चुअली अननोइंगली अनइंटेंशनली पेपर में भी कर रहे होते हैं। वी रीड सम क्वेश्चन, वी टेक अदर, PSR कुछ दिया था, ले कुछ और लिया, नॉनसेंस। एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द chaos विच देयर हेयर, ऑल द chaos, कन्फ्यूजन, बहराट। पुट इट ऑन होल्ड कि ठीक है, जितना पैनिक करना है, मुझे शौक है, पेपर के बाद करेंगे। You will get your chance. मतलब mind, you want to do that all chaos after paper. During paper, my task is to keep my mind calm and stable. What is written, I will do that, not what perception I have in my mind. Because you have a belief, the ratio is 1:1. It's not your belief, it's what's written in the question. You have a belief that it is ending on 31st March. बट डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कम्स विद 31 December एंड यू सेड हमारा तो बिलीफ था। द पेपर इज टू बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ डेटा गिवन इन द पेपर। तो कीप योर आईज ओपन, कीप योर माइंड अलर्ट, कीप योर हार्ट बीट अंडर कंट्रोल, योर फिंगर्स वर्क प्रॉपरली, सब बढ़िया होगा सब। बट आप टेस्ट के दौरान ओवर मस्ती में जब आ जाते हैं, जैसे कल आप बहक गए थे लॉ के टेस्ट के दौरान क्लास में, जब मैंने विजिट किया तो ऐसा लग रहा था जैसे आप पगलाई वगलाई गए हैं, चढ़ा वड़ा लिया आपने, क्या कुछ भी, हर कुछ हो रहा है भाई, क्या बता क्या हो रहा है, कुछ भी तू बता दे कुछ। तो व्हाट्स द सेंस? यू इवन पास इन लॉ का मॉक टेस्ट है एंड ऊपर वाला ना करे फेल ओवर देयर, व्हाट्स द सेंस? व्हाट यू नो एंड इफ़ यू डोंट नो बेटर इज़ यू टेक अ नोट रफ जगह पे कि भाई ये सब नहीं आता, सीखना है, अभी भी टाइम तो है अपने पास। कौन सी डेट को पेपर है? बोलते ही नहीं, वरना क्या ना मैम अब तो नहीं पेपर्स जो शुरू हैं, आज क्या है? वन मंथ लास्ट। अब अपन बोलेंगे नहीं मैम अब नया बहराट की बात, अब हम बोलेंगे 31 मैम ओनली 30 days नाउ 20। ठीक है ना यार, कैप पास करोगे तो ही तो इंटर आओगे। अब देखो ऐसे बैठो,